हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए एक 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का पूरा कोर्स कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर के भी 6 टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हमारा सेकंड चैप्टर का 7th टॉपिक है जिसका नाम है टेलर्स टेक्निक्स, दैट इज 4th to 7। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने टेलर के द्वारा दी गई टेक्निक्स में से पहली 3 टेक्निक्स को अच्छे से कवर करा। अब 4 और टेक्निक्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी टॉपिक जो है, कोई भी लेक्चर जो है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम टॉपिक को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि आपको बेसिक उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज हो जाए। सेकंड पार्ट में हम उसको एनसीईआरटी बेस्ड पीडीएफ्स में से बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि जब पेपर में अटेम्प्टेशन की बात आए तो आप ये ना कंफ्यूज हो कि आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का टॉपिक, टेलर की रिमेनिंग टेक्निक्स। तो स्टूडेंट्स, 3 टेक्निक्स हम कवर कर चुके थे। आज 4th टेक्निक देख रहे हैं, मोशन स्टडी। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम कुछ ना कुछ बॉडी के मोशंस करते हैं। बॉडी मोशंस का मतलब है बॉडी की मूवमेंट्स। आप कुछ भी काम करो, आपको बॉडी को मूव करना पड़ेगा। जैसे कि लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, आप चीजों को उठाओगे। चेंजिंग पोजीशंस, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, ये भी एक बॉडी की मूवमेंट है। मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव कर रहा हूं, वो भी एक बॉडी की मूवमेंट है। तो आपको बड़ी सारी बॉडी की मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं किसी भी काम को करने के लिए। टेलर कहते हैं कि मूवमेंट्स को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक, मोशंस जो होते हैं वो होते हैं प्रोडक्टिव मोशंस, किसी भी काम को करने के लिए जो जरूरी है। बिना प्रोडक्टिव मोशंस के कोई भी काम नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने बताया, एक होते हैं इंसिडेंटल मोशंस। इंसिडेंटल मोशंस आर द मोशंस विच सपोर्ट द मेन मोशन। सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, वो मेरा प्रोडक्टिव मोशन है। मैं थोड़ा सा इधर उधर मूव करता हूं, थोड़ा सा हाथों को हिलाता हूं, तो वो मेरे मेन मोशंस को सपोर्ट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल मोशंस। और स्टूडेंट्स, एक मोशंस होते हैं जो अनप्रोडक्टिव मोशंस होते हैं। अनप्रोडक्टिव मोशंस का मतलब है ऐसे मोशंस जिनको करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कई बार हम ऐसे मोशंस करते हैं जिनको करे बिना भी काम अच्छे से हो सकता है। तो टेलर कहते हैं कि आप इन मोशंस को आइडेंटिफाई करो और अनप्रोडक्टिव मोशंस को एलिमिनेट कर दो। तो मेन पर्पस हमारा मोशन स्टडी का है टू एलिमिनेट द अनप्रोडक्टिव मोशंस, ताकि काम को बड़े अच्छे से किया जा सके। उन्होंने ये मोशन जो है या ये टेक्निक जो है वो ब्रिक लेयरिंग के ऊपर अप्लाई करके दिखाई। ब्रिक लेयरिंग का मतलब जब दीवार चिनते हैं, जब दीवार बनाई जाती है तो उसके अंदर अप्लाई करके दिखाया। उन्होंने देखा कि 18 टाइप के मोशंस थे, उन्होंने हटा के खाली उसको 5 टाइप के मोशंस पे ले आए, जिससे कि प्रोडक्टिविटी 4 गुना बढ़ गई। तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि वर्कर्स के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़े, काम को बड़े अच्छे ढंग से करें, तो हम मोशन स्टडीज कर लें। मोशन स्टडीज जनरली वीडियो कैमरास की हेल्प से होती है, जहां पर आप मोशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद जो हमें लगता है कि वेस्टफुल मोशंस हैं, हम उन वेस्टफुल मोशंस को एलिमिनेट करके हटाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि काम को करने का सबसे अच्छा तरीका फाइंड आउट किया जा सके। देन स्टूडेंट, जो उन्होंने नेक्स्ट टेक्निक दी, दैट इज कॉल्ड फटीग स्टडी। अब फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब है टायर्डनेस, मतलब थक जाना। टायर्डनेस फिजिकल भी हो सकती है, टायर्डनेस मेंटल भी हो सकती है। एक मजदूर जब काम करता है तो उसको फिजिकल टायर्डनेस हो रही है। सपोज हम एक टीचर आपको जब पढ़ा रहा है तो उसको मेंटल टायर्डनेस हो रही है। तो टेलर कहते हैं कि फटीग कैसी भी हो, वो वर्कर्स की हेल्थ के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए सही नहीं है। और फटीग होने के जो मेन रीजंस हैं वो हैं कॉन्टिन्यूअस वर्क। अगर वर्कर कॉन्टिन्यूअस काम करता है विदाउट रेस्ट इंटरवल्स तो उसको थकावट हो जाएगी और वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसके अलावा पुअर वर्किंग कंडीशंस,
अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है तब भी वर्कर को जल्दी थकावट हो जाएगी। पुअर रिलेशंस विद कलीग्स, अगर हमारे कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है तब भी जल्दी से थकावट हो जाएगी। तो अगर वर्कर को फैटीग हो रही है तो वो उसकी एफिशिएंसी के ऊपर नेगेटिव असर डालेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही बात नहीं है। तो टेलर कहते हैं कि फैटीग स्टडी कंडक्ट करो। क्यों कंडक्ट करो? टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू बी गिवन एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। अगर कोई वर्कर काम करता है तो उसको काम करने के बीच में कितनी बारी रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए और कितने कितने टाइम पीरियड का रेस्ट इंटरवल मिलना चाहिए, वो आप फाइंड आउट करो ताकि वर्कर अपनी एनर्जी को दोबारा से रिगेन कर सके और काम को उसी एनर्जी के साथ काम कर सके। अगर आप दो ग्रुप ऑफ वर्कर लेते हो जिसमें एक को आप रेस्ट इंटरवल नहीं दे रहे हो और दूसरे को रेस्ट इंटरवल दे रहे हो, तो आपको पता चलेगा जिसको आप रेस्ट इंटरवल दे रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, जिसको रेस्ट इंटरवल नहीं दे रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि हमें वर्कर्स को बीच में रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए जिससे कि जो उनका स्टेमिना कम हो चुका होगा, जो उनकी एनर्जी लेवल कम हो चुकी होगी, वो दोबारा से रिगेन कर पाएंगे और उसी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे, जो कि वर्कर के लिए भी सही रहेगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही रहेगा। द नेक्स्ट टेक्निक उन्होंने दी टाइम स्टडी। स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि टेलर किसी भी काम को करने के परफेक्शन में थे। वो कहते थे कोई भी काम को करो उसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करो। तो वो कहते हैं कोई भी काम करना है तो आपको उसका स्टैंडर्ड टाइम पहले से ही पता होना चाहिए। वी शुड एग्जैक्टली नो द स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। कोई भी काम करना है हमें एडवांस में पता होना चाहिए कि उसको करने के लिए कितना टाइम लगेगा। जैसे कि कोई वर्कर सपोज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बॉक्सेस बनाते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने का काम है, तो एक दिन में एक वर्कर सपोज 8 आवर्स का काम करता है, उसमें से -1 आवर उसको रेस्ट इंटरवल बीच में चाहिए, तो 7 आवर्स हैं। तो 7 आवर्स अगर वर्कर काम करेगा तो कितने बॉक्सेस बना ले वो हमें पहले से ही पता होना चाहिए, जिससे कि हम वर्कर्स को एडवांस में बता सकें कि इतना टारगेट आपने अचीव करना है। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इससे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने रखने हैं वो फिक्स कर सकते हो आप। उनको इंसेंटिव्स जो देना है वो भी आप फिक्स कर सकते हो कि जो अपना स्टैंडर्ड टाइम में उस काम को कर लेगा आप उसको इंसेंटिव दे दोगे, तो इंसेंटिव्स दे सकते हो। उसके अलावा आप वर्कर में टाइम कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हो। वर्कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कैसे पता करें कि एक काम को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक एवरेज वर्कर को लो और उससे वो काम करवा के देखो और बार बार करवा के देखो कि वो कितने टाइम में काम करता है। सपोज वर्कर को कहा आप कार्डबोर्ड बॉक्स बनाओ, तो हमने उससे कई बार वो एक्सपेरिमेंट करके देखा और एवरेज टाइम निकल के आता है सपोज 20 मिनट्स। इसका मतलब एक वर्कर 20 मिनट्स में एक बॉक्स बनाएगा तो 1 आवर में कितने बना लेगा? 3 बॉक्सेस। और अगर एक दिन में 7 आवर्स काम करता है तो कितने बना लेगा? 21 बॉक्सेस। तो हम एक दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट 21 बॉक्सेस फिक्स कर देंगे, जिससे कि हर एक वर्कर को पता हो कि उसने एक दिन में 21 बॉक्सेस बनाने हैं। वो टाइम कॉन्शियस रहेगा, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेगा। अगर वो 21 बॉक्सेस बनाएगा तभी हम उसको इंसेंटिव्स देंगे और हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमने कितने रखने हैं। तो बेसिकली टेलर यही कह रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करो आपको पहले से ही पता हो कि वो काम कितने टाइम पर होगा, जिससे कि उस काम को बड़े अच्छे ढंग से किया जा सके। देन स्टूडेंट्स उन्होंने एक दिया डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2 अलग अलग से वेज रेट्स के बारे में कहा। उन्होंने कहा आप क्या करो, एफिशिएंट वर्कर्स के लिए वेज रेट अलग से रखो और इनएफिशिएंट वर्कर्स के लिए वेज रेट्स अलग से रखो। सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पर पीस बनाने का रेट है 4 रुपीज। उन्होंने कहा और एक दिन के अंदर 100 पीसीज एक वर्कर बना सकता है, जो कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट है। तो टेलर कहते हैं कि आप 2 अलग अलग से रेट्स रख दो, ₹4 पर पीस। अगर 100 यूनिट से कोई कम बनाएगा उसके लिए,
5 पर पीस अगर कोई 100 यूनिट से ज्यादा बनाएगा। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट वर्कर्स को एक मोटिवेशन रहेगी कि अगर हम ज्यादा एफिशिएंसी लेवल शो करें अगर हम ज्यादा यूनिट्स बनाएं तो हम ज्यादा रेट से पैसा कमा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अगर हमने 100 यूनिट्स बना दिए तो 100 यूनिट्स इंटू 500 रुपीज की वर्कर्स को वेजेस मिल जाएंगी। बट अगर उसने 99 यूनिट्स बनाए तो उसको पर पीस 4 रुपीज मिलेंगे, डेट इज 396 रुपीज। तो एक यूनिट और बना लेता तो 104 रुपए का डिफरेंस आ जाता उसकी टोटल वेजेस के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि वर्कर्स को मोटिवेट करेगा कि वो अपना स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव करें और अपना एफिशिएंसी लेवल बढ़ाएं। इनएफिशिएंट वर्कर्स को भी लगेगा कि अगर मैं थोड़ा सा एफिशिएंसी लेवल बढ़ा दूं और स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर लूं तो मेरा जो टोटल आउटपुट है उसके ऊपर जो मुझे वेजेस मिलेंगी वो ज्यादा रेट से मिल सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी अच्छी टेक्निक है जिससे वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सकता है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी में एक वर्ड दे रखा है लीन मैन्युफैक्चरिंग। टॉपिक अलग से नहीं है, बीच में एक वर्ड है लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कंप्यूटर्स की हेल्प से हो रही है, रोबोटिक्स की हेल्प से हो रही है, जिससे कि काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो पा रहा है। आप देखते हो रोबोटिक आर्म्स होते हैं, वो कार के अंदर पेंट कर रहे हैं, डॉक्टर्स रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से सर्जरी कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की हेल्प से सारे काम हो रहे हैं। तो उसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द वर्क दीज डेज। आज के टाइम पर अगर आप देखो तो रोबोटिक्स की हेल्प से काम अगर कर रहे हैं तो वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो उसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। 1 मार्क्स में कई बार लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब इन्हीं सभी टॉपिक में पेपर में अटेम्प्टेशन कैसे करें उसके लिए हम एनसीईआरटी बेस्ड बड़े सिंपलीफाइड नोट्स हमारे हैं जिसमें से हम इसको स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने करा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी मूवमेंट्स। मैंने कहा आप जो कोई भी काम करोगे बॉडी की मूवमेंट्स कर रहे हो, लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग द ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, बैठ रहे हो, चेंजिंग द पोजीशंस को चेंज कर रहे हो, विच आर अंडरटेकन टू परफॉर्म अ टिपिकल जॉब। किसी भी काम को करना है तो आपको बॉडी के बड़े सारे मोशंस, मूवमेंट्स करने पड़ेंगे। ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी मोशंस इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट 3 टाइप के मोशंस होंगे। एक है मोशंस विच आर प्रोडक्टिव, एक है मोशंस विच आर इंसिडेंटल जो मेन मोशंस को सपोर्ट करते हैं, और एक मोशंस है अनप्रोडक्टिव जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो टेलर क्या कहते हैं, द मेन पर्पस ऑफ मोशन स्टडी इज टू फाइंड एंड एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मोशंस। जो अनप्रोडक्टिव मोशंस हैं, जो वेस्टफुल मोशंस हैं, उनका पता करो और उनको एलिमिनेट, हटा दो, ताकि काम को करने का सबसे अच्छा तरीका पता चल सके। फॉर एग्जाम्पल, जब मोशन स्टडी करते हैं तो हमें लगता है कि वर्कर जो है रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए वेस्टफुल मोशंस कर रहा है। सपोज मशीन कहीं और रखी है, रॉ मटेरियल्स कहीं और रखे हैं और उनको कलेक्ट करके लाने में वो वेस्टफुल मोशंस कर रहा है। दीज मोशंस कैन बी एलिमिनेटेड बाय कीपिंग रॉ मटेरियल नियर द मशीनरी। आप वो रॉ मटेरियल मशीन के पास ही कहीं रखवा दो, जिससे बार बार आने जाने में जो वेस्टफुल मोशंस करने पड़ते हैं वो वेस्टफुल मोशंस करने की जरूरत ना पड़े। Then by using motion study, मैंने आपको बताया, टेलर was able to reduce motions in bricklaying from 18 to just 5। जब मोशन स्टडी करी गई तो टेलर ने जो ब्रिक लेयरिंग का काम होता है, जो दीवार बनाने का काम होता है, उसमें 18 मोशंस होते थे, उन्होंने उसको कम करके 5 मोशंस पे ले आए। द मेन पर्पस इज टू रिड्यूस फिटीग एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। उससे क्या होता है, वर्कर्स के अंदर फिटीग, थकावट भी कम होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है। तो मेन चीज जो है, अनप्रोडक्टिव मोशंस को हमने एलिमिनेट करना है ताकि काम को अच्छे से करा जा सके। देन फिटीग स्टडी, अभी मैंने आपको बताया फिटीग का मतलब होता है थकावट, थक जाना। फिटीग फिजिकल और मेंटल, फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन वर्कर्स हेल्थ एंड एफिशिएंसी। उसका वर्कर की हेल्थ पे, एफिशिएंसी पे हमेशा नेगेटिव असर होता है। फिटीग इज जनरली कॉज्ड बाय लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट रेस्ट इंटरवल्स। वर्कर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है, बीच में रेस्ट इंटरवल नहीं ले रहा, प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस नहीं है, तो उसकी वजह से वर्कर को जनरली फिटीग होती है। टेलर सजेस्टेड दैट वर्कर्स शुड बी गिवन फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स बिटवीन द वर्क। टेलर कहते हैं वर्कर्स को बीच बीच में रेस्ट इंटरवल्स दो, विच विल अनेबल देम टू रिगेन स्टेमिना एंड वर्क विद सेम एफिशिएंसी, ताकि वो अपने स्टेमिना को दोबारा से गेन कर सकें, उसी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकें। स्टूडेंट्स, तो आप भी देख सकते हैं, अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहेंगे तो थक जाएंगे, फिर कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप पढ़ते हैं, बीच में थकने के बाद थोड़ा सा रेस्ट इंटरवल ले लेते हैं, तो दोबारा उसी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं।
Thus, the purpose of fatigue study is to determine the amount and frequency of rest intervals. बीच में कितनी बार रेस्ट इंटरवल्स दें और कितने कितने ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल्स दें, ताकि वर्कर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बनी रहे, उसकी प्रोडक्टिविटी का लेवल बना रहे. तो बेसिकली हमने वर्कर्स को बीच में रेस्ट इंटरवल्स देने हैं. कितने रेस्ट इंटरवल्स दें, कितने कितने टाइम के, उसके लिए हम फैटीग स्टडी करते हैं, ताकि वर्कर बिना थके अपना काम बड़े अच्छे से कर सके. The next है टाइम स्टडी. टाइम स्टडी में मैंने आपको बताया डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए वो हम फाइंड आउट करते हैं. टू कंडक्ट टाइम स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब. वो कहते हैं एक एवरेज वर्कर को लो जब वो काम करता हो, और स्टॉप वॉच की हेल्प से, और नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाय द वर्कर इन कंप्लीशन ऑफ जॉब. वो उस काम को करने में कितना टाइम ले रहा है उसको नोट करो. टेलर सजेस्टेड टू रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन सेवरल टाइम्स एंड फाइंड आउट द एवरेज टाइम. उसको बार बार ऑब्जर्व करो, और काफी बार ऑब्जर्व करने के बाद जितना उसने टाइम लिया बार बार उसका एवरेज निकाल लो. एंड दिस टाइम शुड बी कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब. उसके बाद आप उस टाइम को स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दो कि हाँ, इस काम को करने में हर किसी वर्कर को इतना ही टाइम लगना चाहिए. मेन पर्पस इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड. आप ये डिसाइड कर सकते हो कितने वर्कर्स को रखना है. फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स. आप वर्कर्स के लिए इंसेंटिव स्कीम्स फ्रेम कर सकते हो. डिटरमाइन लेबर कॉस्ट. लेबर का खर्चा कितना आएगा वो आप एस्टिमेट कर सकते हो. और वर्कर में टाइम कॉन्शियसनेस क्रिएट कर सकते हो. मैंने अभी एग्जांपल में बताया, जैसे सेवरल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर आपने डिटरमाइन करा कि एक वर्कर को 30 मिनट लगते हैं एक बॉक्स बनाने में, और वर्कर 2 बॉक्सेस 1 आवर में बनाएगा, तो 7 आवर्स में 14 बॉक्सेस बनाएगा, जिसमें कि 1 आवर हमने रेस्ट इंटरवल का कट कर दिया. सो दिस इज द स्टैंडर्ड टास्क अ वर्कर हैज टू डू एंड वेजेस कैन बी डिसाइडेड अकॉर्डिंगली. तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया, जिसके अकॉर्डिंगली हम उसकी वेजेस को भी फिक्स कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, एक नंबर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वर्क स्टडी. वर्क स्टडी के अंदर अभी हमने मेथड स्टडी करा था लास्ट लेक्चर में, आज हमने मोशन स्टडी करा, टाइम स्टडी करा और फैटीग स्टडी करा. इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो वर्क स्टडी कहते हैं कि किसी भी वर्क को करने का सबसे बढ़िया मेथड आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है. तो वर्क स्टडी इंक्लूड्स टाइम स्टडी आल्सो, मोशन स्टडी आल्सो, फैटीग स्टडी आल्सो एंड मेथड स्टडी आल्सो. देन लास्ट जो हमने आज करा, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. दिस टेक्निक वाज सजेस्टेड बाय टेलर टू मोटिवेट द एफिशिएंट वर्कर्स. उनका पर्पस था एफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेट करें कि वो ज्यादा काम करें. ही सजेस्टेड 2 टाइप्स ऑफ वेजेस फॉर द सिमिलर वर्क. उन्होंने कहा एक ही काम के लिए 2 अलग अलग से वेज रेट्स फिक्स कर दो. द वर्कर्स हु प्रोड्यूस मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट आर पेड एट द हायर रेट. जो एक स्टैंडर्ड आउटपुट से ज्यादा बनाएंगे उनको ज्यादा रेट से पेमेंट कर दो. Whereas the workers producing less than the standard output are paid at the lower rate. जो स्टैंडर्ड आउटपुट से कम बनाएंगे उनको कम रेट से पे कर दो. जैसे कि स्टैंडर्ड आउटपुट हमने फिक्स कर दिया 100 यूनिट्स का, और वेज रेट्स क्या है 5 पर यूनिट. जो 100 यूनिट या उससे ज्यादा बनाएगा, और अगर कोई 100 से कम बनाएगा तो उसका 4 पर यूनिट. तो एक वर्कर 99 यूनिट्स बनाएगा उसको 396 रुपीज मिलेंगे, और एक वर्कर जो 100 यूनिट्स बना देगा उसको 500 मिलेंगे. तो 400 का जो डिफरेंस है दैट इज एनफ टू एनकरेज द वर्कर्स टू अटेन हायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस एंड अर्न वेजेस एट द हायर रेट्स. तो इतना डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं उसका टोटल आउटपुट का जो वेज रेट है वो बढ़ जाएगा. तो एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिससे कि एफिशिएंट वर्कर्स को मोटिवेशन रहेगी कि वो ज्यादा आउटपुट बनाए, जिससे कि वो पर पीस ज्यादा पैसा कमा सकें. देन स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक बताया वर्ड 1 मार्क में कई बार लीन मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है. Nowadays, robotics and computers are being used in production under business activities. आजकल रोबोटिक्स को यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, जिससे कि प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ गया आज के टाइम पर. दिस इज नोन एज लीन मैन्युफैक्चरिंग. तो जब हम बिजनेस में रोबोटिक्स की हेल्प से, कंप्यूटर्स की हेल्प से काम कर रहे हैं, उसको हम लीन मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारी टेलर ने जो 7 टेक्निक्स दी हैं वो पूरी हो रही हैं. उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा. साथ के साथ जो पीडीएफ्स हैं उनके बेसिस पर आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे कि एग्जाम टाइम के अंदर अटेम्प्ट कैसे करना है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ.